छात्रों, मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीबी कॉलेज रामगढ़ में कार्यरत हूँ। आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 अकाउंट ऑनर्स के 7th पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स की चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग की चर्चा का विषय होगा इनकम फ्रॉम सैलरीज, रिटायरमेंट एंड रिट्रेंचमेंट। इसके पूर्व में भी हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी से क्वेश्चन हल किए हैं, तो जो भी न्यूमेरिकल्स थे उसको हम लोगों ने हल किया। आज का चैप्टर है तो इनकम फ्रॉम सैलरीज, लेकिन इसीलिए इसमें हमने कोर्स में दे दिया है कि रिटायरमेंट एंड रिट्रेंचमेंट। वह तो था कि जो सर्विस में एग्जिस्ट हो, जो नौकरी कर रहा है, वैसे सैलरीड पर्सन की आय का हमने विवरण उसमें दिया कि उसको जो होने वाली सैलरी से आय है वह कितना टैक्सेबल है और इसे कौन सा डिडक्शन मिलते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कर्मचारी नौकरी करता है तो एक निश्चित उम्र के बाद, वो चाहे 60 हो, 62 हो, 65 हो, जो भी हो, तो उसके बाद वह नौकरी से रिटायर होता है या कभी कभी होता है कि रिट्रेंचमेंट अर्थात छांटनी कर दी जाती है, क्योंकि कंपनी के पास अब कर्मचारी आवश्यकता नहीं है कर्मचारियों की, या कम आवश्यकता है, तो उसमें से कुछ जिन्हें बहुत योग्य नहीं समझा जाता वैसे लोगों की छंटनी कर जाती है, या किसी कारणवश वह स्वयं स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लेता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ विशेष राशियां उसे प्राप्त होती हैं, जैसे ग्रेच्युइटी, अगर पीछे का बकाया है उसका एरियर, या अन्य फिर उसे पेंशन मिलेगी, उसके जो अर्निंग होंगे उनका इनकैशमेंट इत्यादि। कहने का अर्थ है कि किसी तरह से या किसी कारण से, या तो समयावधि पूर्ण हो गई है, कार्यावधि उसकी पूरी पूर्ण हो गई है, तो वैसी स्थिति में चाहे वो रिटायर करे या रिट्रेसमेंट हो, या स्वेच्छा से रिटायरमेंट हो, तो ऐसी स्थिति में उससे जो राशि प्राप्त होती है उन सारी राशियों का विवरण इस चैप्टर में हम देंगे, क्योंकि वह भी तो उनकी आमदनी है, तो उसमें कौन सी आमदनी टैक्सेबल है, कौन सी आमदनी एग्जम्प्ट है इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक। आज इसी की हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इसकी थियरी हम लोग पूर्व के क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आज इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे। तो साधारणतः हम कह सकते हैं कि किसी कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने पर अथवा नौकरी छोड़ने पर अथवा नियोक्ता द्वारा छांटनी कर दिए जाने पर उसे विशेष भुगतान प्राप्त होता है, जो नौकरी में नहीं प्राप्त, विशेष भुगतान प्राप्त होता है। जैसे ग्रेच्युइटी, पेंशन, इनकैशमेंट ऑफ ईएल, compensation received on retirement, amount received in voluntary retirement, या amount received from provident fund। तो इस तरह की जो भी राशियां मिलेंगी, तो उन्हीं को आज हम देखेंगे कि किस तरह से जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा सैलरी हेड में। तो इसके लिए हमारा जो है यह बुक है डॉक्टर एच सी मेहरोत्रा द्वारा लिखित
साथ में डॉक्टर एस.पी. गोयल भी हैं। दोनों विद्वानों ने इसको लिखा है। तो और यह साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। इसी पुस्तक का हमने लिया है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पहला क्वेश्चन, प्रॉब्लम 1। इसमें है कि श्री सीताराम एक कंपनी में कर्मचारी थे जिस पर ग्रेच्युटी अधिनियम लागू नहीं होता है। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उनकी आय के संबंध में निम्न सूचनाएं उपलब्ध हैं। पहला, वेतन 47,000 रुपया प्रति माह। महंगाई भत्ता 3,000 रुपये प्रति माह सेवा की शर्तों के अंतर्गत। तीसरा, 32 वर्षों के पूर्ण सेवा काल के पश्चात 1/1/2019 को उन्होंने सेवा से अवकाश ग्रहण किया और 25,000 रुपया प्रति माह पेंशन तथा 8,20,000 ग्रेच्युटी के साथ। चौथा, उन्होंने 4 लाख रुपया अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में से भी प्राप्त किए जिसके वह सदस्य थे। अब हमें करना क्या है, तो यह मानते हुए कि वेतन तथा पेंशन प्रत्येक माह के अंत में देय है कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए श्री सीताराम की वेतन शीर्षक की कर योग्य आय की गणना कीजिए। तो अब हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। चूंकि यह जो है 1 जनवरी को रिटायर हो गए हैं, तो इसलिए अब इनको, लेकिन उस साल, उसके पिछले साल में भी तो वेतन पाए हैं। और चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर रहेगा, तो वो जो है जो पीछे का जो पाए हैं वह भी इसी असेसमेंट ईयर में आएगा। इसलिए सैलरी फॉर 9 मंथ, 9 महीने की सैलरी हम कर रहे हैं। 47,000 चूंकि पर मंथ कर रहे हैं, तो 47,000 गुणा 9 बराबर 4,23,000। DA फॉर 9 मंथ 3,000 गुणे 9 तो 3×9 27,000। पेंशन फॉर 3 मंथ, चूंकि 9 महीना तो उन्होंने सैलरी पाया क्योंकि वे सेवा में थे। बाकी रिटायर किए 1 जनवरी को ही रिटायर कर गए, तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का तो उनका पेंशन अब तो पा रहे हैं। तो उस पेंशन का है कि पेंशन फॉर 3 मंथ 25,000 गुणे 3 बराबर 75,000। इसके बाद है कि ग्रेच्युटी 20,000, lump sum received from unrecognized provident fund 2 लाख। उनका ग्रॉस सैलरी हो गया 7,45,000 और उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा दिया गया तो 40,000 आया। 40,000 घटता है चूंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो जब 7,45,000 में से 40,000 घटा देंगे तो 7,05,000। यही इनका इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया।
यह तो हो गया इनका इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन अब हमें यह देखना है कि यह जो इनका ग्रेच्युइटी का 20,000 कैसे आया है, क्योंकि ग्रेच्युइटी जो है उसके संबंध में कुछ नियम हैं, वह बहुत एक सीमा तक एग्जम्प्ट है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो है एम्प्लॉय की पिछले वर्षों की सेवा के पश्चात वह मिली हुई राशि है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि यह कैसे आया। तो नीचे हमने नोट में क्लियर किया है, तो देखें तो अमाउंट टैक्सेबल ग्रेच्युइटी हैज बीन कंप्यूटेड। तो कैसे कंप्यूट करेंगे? पहले तो इनको पहला है कि छूट का क्या 20 लाख ग्रेच्युइटी का मिलता है रिटायरमेंट पर, जो अब नियम है 1/2 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। क्योंकि 25,000 है, 25,000 गुणे 32 बराबर 8 लाख। अब देखना है कि इनमें से जो सबसे कम हो उसको ध्यान दें। तो 8 लाख और अमाउंट ऑफ ग्रेच्युइटी रिसीव्ड 8,20,000 विच एवर इज लेस, हेंस 8 लाख would be exempted and balance 8,20,000 माइनस 8 लाख बराबर 20,000 रुपये। कहने का अर्थ है कि इनका जो है वैसे तो एक है कि 20 लाख की ग्रेच्युइटी अब मिली हो, या जो आधा महीने की जो सैलरी है 1/2 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो चूंकि इन्होंने 32 साल नौकरी किया है, दिया है क्वेश्चन में कि 32 साल सेवा की पश्चात, तो 32 साल गुणे 25,000 तो लास्ट में जो सैलरी है उसका करना है। तो वही जो हमारा 8 लाख आया, चूंकि इनको तो कम है, 20 लाख ज्यादा है, 8 लाख कम है, तो कम से कम मिलना चाहिए इनको 8 लाख का। चूंकि इन्हें प्राप्त हुआ है 8,20,000, इसलिए जो 20,000 है वह एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल होगा और वह उनके इनकम में दिखेगा। तो यही हमारा सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम 4 का सॉल्यूशन। प्रॉब्लम 4 में है कि श्री अमरनाथ एक कंपनी में सेवारत थे। उन्होंने 25 वर्ष वहां सेवा करने के पश्चात स्वेच्छा से 1 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए। अब जो है और 1 जनवरी को जो है वार्षिक वेतन वृद्धि जोड़कर वेतन 40,000 हो गया। कंपनी में प्रत्येक वर्ष 2 माह का अवकाश अर्जित होता था। यदि उनका अन्य विवरण अगर प्रकार हो तो अर्जित अवकाश के संबंध में नगदीकरण इसमें कर मुक्त राशि की गणना करनी है। नगदीकरण दिया हुआ है सेवा काल में ली गई कुल छुट्टियां 10 माह। ए ने लिया, बी माने ए बी 0 30 माह। तीनों परिस्थितियों में, कहने का अर्थ है कि तीनों परिस्थितियों में आपको बताना है कि उनका जो है अर्जित अवकाश का कितना नगदीकरण होगा, कितनी राशि उनको प्राप्त होगी और उस कर्म में कितनी है, यही हमें देखना है। इसलिए हम बना लेंगे इस तरह से कंप्यूटेशन एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ अनलीव। कितना एग्जम्पशन मिलेगा? तो पहला लीव एट द रेट ऑफ 1 मंथ, लीव एवरी ईयर ऑफ सर्विस। तो जैसा कि दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, तो उसके हिसाब से चलें तो 25 मंथ का होता है, 25 मंथ तीनों का रहेगा। लीव एवरेज तो ए में है कि 10 महीना लिया है उन्होंने, बी में 0 है तो नील रहेगा, और सी में 30 माह 30 मंथ। लीव ड्यू क्योंकि 25 महीना इनको का लीव इनका है, जिसमें 10 इन्होंने एवेल कर लिया, तो 15 महीने का बाकी है, 15 महीना लीव इनका भी बाकी है, इसी का इनकेशमेंट करना है।
तो और दूसरे में है कि 25 महीना इनका था, जिसमें कि एक भी छुट्टी इन्होंने नहीं लिया है, इसलिए इनका 25 महीने का बाकी है। और तीसरे में है कि 25 मंथ था लेकिन 30 महीना इन्होंने छुट्टी ले लिया, तो इसमें इनका नील है। ये तो क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे चौथा में कि एग्जम्प्टेड अमाउंट लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब एग्जम्प्ट अकाउंट जो सबसे इनमें से जो सबसे कम होगी वही होगी अमाउंट। तो सबसे कम क्या होगा? अब इसमें देखिए, अब एक बना लेंगे। तो ए कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव ड्यू एट द रेट ऑफ एवरेज सैलरी 6 लाख, 10 लाख नील ऑलरेडी दिया हुआ। दी 10 months एवरेज सैलरी 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख। मैक्सिमम एग्जम्पशन 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। और अमाउंट रिसीव वास्तव में इतना में अमाउंट रिसीव हुआ है ए में 16 लाख, बी 20 लाख और सी 8 लाख। तो एग्जम्प्टेड अमाउंट जो होगा इसमें होगा 3 लाख, क्योंकि 6, 4, 10, 3, 13 और 16 मिला है तो 3 लाख। और इसमें होगा 10, 4, 14, 3, 17, 20 मिला है, इसे 3 लाख इसमें होगा और इसका तो नील होगा। तो यही हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम 8 की। तो प्रॉब्लम 8 में है कि मंजूनाथ प्रॉब्लम 8 मंजूनाथ एक कंपनी का कर्मचारी था। उसने 1 अक्टूबर 2018 को 26 वर्ष नौकरी करके समय से पूर्व रिटायरमेंट ले लिया। उसका इस माह का औसत वेतन 19,200 था और उसे 800 रुपये मासिक महंगाई भत्ता मिलता था, जो रिटायरमेंट लाभ के लिए वेतन माना जाता था। नौकरी में रहते हुए 19 माह का अर्जित अवकाश लिया, जो प्रति वर्ष 30 दिन की छुट्टी पर मिलता था। उसे शेष अर्जित अवकाश के 1,29,500 रुपये वेतन तथा 5,600 रुपये महंगाई भत्ता मिला। अवकाश के कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए करमुक्त अर्जित अवकाश वेतन की गणना है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन छोटा छोटा है इसलिए मैं क्वेश्चन भी पढ़ दे रहा हूँ। अब इसका जो हम लोग आंसर निकालेंगे, सोल्यूशन जो हमारा होगा वो होगा कंप्यूटेशन ऑफ एग्जम्प्ट अमाउंट ऑफ इनकेसमेंट ऑफ ऑन लीव और असेसमेंट ईयर देते हैं। पहला, लीव एट द रेट ऑफ 1 month लीव एवरी ईयर ऑफ सर्विस बराबर 26 months। लीव एवेज 19 months, तो लीव इनका ड्यू हुआ 7 months का। तो एग्जम्प्टेड अमाउंट लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, हालांकि एग्जम्प्टेड अमाउंट होगा निम्नलिखित में से जो सबसे कम होगा वही होगा इनका एग्जम्प्टेड अमाउंट। तो इसमें है कि लीव ड्यू 7 months गुणे सैलरी 19,200 प्लस 800 जो डीए है बराबर 1,40,000।
10 months एवरेज सैलरी 2 लाख, मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख और अमाउंट रिसीव्ड 1,29,500 और प्लस 5,600 मिलाकर के हो गया 1,35,100। तो इन चारों में सबसे कम कौन है? 1,35,100, इसलिए यही एग्जम्प्टेड है। अमाउंट एग्जम्प्टेड रुपीज 1,35,100, यही हमारा आंसर होगा। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, प्रॉब्लम 16 की बात करेंगे। तो सॉरी, प्रॉब्लम 11 प्रॉब्लम 11 की चर्चा करेंगे। तो इस प्रॉब्लम 11 में हम देखेंगे कि ये बड़ा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको पढ़ने में बहुत लंबा हो जाएगा। कहेंगे तो कि मिस्टर नायर इज वर्किंग एज ए जूट मिल कंपनी इन कोलकाता सिंस 1 मार्च 2011। यह लंबा है, तो इसका मैं सोल्यूशन ही आपको बता देता हूं, आप ध्यान देंगे। Computation of taxable salary of Mr. Nair for the assessment year 2019. सैलरी इनका है 10,800, बेसिक सैलरी है तो 10,800 गुणे 12, 1,29,600 आया। डियरनेस अलाउंस वही 25,920, कन्वेंस अलाउंस 7,200, मेडिकल अलाउंस 4,800, सर्वेंट अलाउंस 4,800, कार का है तो 1,800 गुणे 12, बड़ी कार है तो 1,800 गुणे 12 बराबर 21,600। इनकैशमेंट ये फुली टैक्सेबल होता है 1,20,000। कुक का इनको मिला है एक्चुअल 1,800 इनका। गार्डनर 1,800। फ्री एजुकेशन का है तो वह तो नील है, नील रहेगा। इसके बाद रेंट फ्री हाउस 23,904। 23,904 कैसे आएगा? तो यहाँ देखिए क्लियर किया हुआ है कि वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। यानी सैलरी फॉर दिस पर्पस 1,29,600, 12,960, 1/2 हाफ दिए प्लस 7,200 ये है कन्वेंस अलाउंस, 4,800 मेडिकल अलाउंस, 4,800 जो है इसमें जो अलाउंस है, अर्थात सब मिलाकर के इस पर्पस के लिए सैलरी हो गया इनका 1,59,360 और इसका 15% निकाल देंगे तो 23,000। यही है यह 23,900। और अब इनकैशमेंट ऑफ लीव इज फुली टैक्सेबल एज इट इज नॉट रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इसलिए फुली टैक्सेबल हो जाएगा। अब इनका टोटल आया 3,41,424 और इसमें से
स्टैंडर्ड डिडक्शन को घटा देंगे 40,000 को, तो इनका आ जाएगा 3,01,424। तो यही जो है यह क्वेश्चन हुआ। बाकी जो कन्वेंस अलाउंस इज टैक्सेबल एज इट इज फॉर प्राइवेट पर्पस, प्राइवेट पर्पस के लिए दिया गया है, क्योंकि इनके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 600 रुपये प्रति माह सवारी भत्ता निजी प्रयोग के लिए, तो यह निजी प्रयोग के लिए दिया गया है, तो इसलिए जो है इसको हम ध्यान देंगे। और अगर मान लीजिए यही कार्यालय के प्रयोग के लिए दिया जाता तब यह टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन वह सीधे सीधे स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह जो है उनके निजी प्रयोग के लिए दिया गया है, इसलिए इसको हम लोग टैक्सेबल इनकम में करते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, और आज का जो है आंसर हो गया हम लोगों का। तो इसमें क्वेश्चन हम लोग हल किए, और अब आपसे मैं यही उम्मीद रखूंगा कि आपको जो न समझ में आए उसको जरूर हमें कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, हमें सूचित करें, ताकि मैं आपका सही ढंग से समाधान कर सकूं। तब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।